नमस्कार। क्या हाल चाल है? सब ठीक है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अपने और अपने को ख्याल रखो और जब टाइम मिले तो स्वराज टाइम्स देखो। देसी देख, बिगर बिलीग, बगैर लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर अरुणेश यादव, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और आजकल राजनीति में फुल रूप से सक्रिय हैं। बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा, दिन रात बिजी हैं और गठबंधन को मजबूती से आगे लेके बढ़ रहे हैं। अब इनके हमारे कछु पहले वार्तालाप की कछु जिक्र है, कछु हुआ जिक्र के बारे में बात करेंगे, कछु बसपा सुप्रीमो के बारे में बात करेंगे, बसपा के बारे में बात करेंगे, इंडिया गठबंधन के बारे में बात करेंगे, कांग्रेस के बारे में बात करेंगे और जो के जवाब देंगे उनमें से फिर सवाल ढूंढेंगे। तो सबसे पहले तो आपको स्वागत जी, है। बहुत बहुत धन्यवाद और आपके सभी जो दर्शक हैं उनका स्वागत है। तो साहब, प्रोफेसर साहब, एक बात बताओ आप कि जब हमारी और आपकी वार्ता हुई पहले तो आप अधिकतर जब हमने आपसे कोई भी सवाल करो कि भाई बसपा सुप्रीमो को आप कब गठबंधन में शामिल कर रहे हो, क्या स्थिति है, तो आप हमेशा एक बात कहते रहे कि अंदरूनी बात चल रही है और अभी समय आने दो और जब समय आ जाओ तो आपको भी मालूम पड़ जाएगी। तो अब वो समय तो निकल गो। जी बिल्कुल। अब वो समय तो निकल गो, नॉमिनेशन हैंड लगे, लगभग सीटें भी कम बढ़ती, सब कछु फाइनली है गई हैं। अब आगे की रणनीति क्या? देखो साहब, जैसा कि आपने कहा कि भाई जो गठबंधन हम चाह रहे थे, हमारा पूरा प्रयास यही था कि बहन जी आए, गठबंधन को मजबूत करें और ख़ास तौर से देखा जाए उत्तर प्रदेश के साथ जो हिंदी बेल्ट है उसमें बहन जी की उपस्थिति कहीं ना कहीं हमारी सफलता में चार चांद लगा देती है। इस बात में तो कोई दो राय नहीं है कि हिंदी भाषी बेल्ट में बहन जी बहुजनों की सबसे बड़ी नेता रही हैं। एक समय जो है उनका रुतबा रहा है, रसूख रहा है, हालांकि अभी भी है, लेकिन अब काल परिस्थितियां बदल गई हैं। लोगों के ऊपर जो है हिंदुत्व का एक भूत सा सवार है, तो जो एक सामाजिक न्याय की लड़ाई है वो कहीं ना कहीं दम तोड़ती भी नजर आ रही है। हालांकि उसको फिर से मजबूत करने के लिए हम लोगों के प्रयास चल रहे हैं। हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जो बहुजन एकता है, जो दलित, शोषित, वंचित और पिछड़ा समाज है, उसको एकजुट किया जाए और फिर से वो मूवमेंट चालू किया जाए, जैसे मान्यवर कांसीराम ने कभी एकदम से कहते हैं ना, जो मुखरता से चलाया था। अब इसी में जैसे मान लो साहब, अब वो गठबंधन तो हो नहीं पाया, कोशिश पूरी की गई। ऐसा नहीं है कि साहब कोशिश नहीं हुई या प्रयास फलीभूत नहीं हुए तो हम ये कह दें कि साहब प्रयास नहीं किए गए। प्रयास हुए, नहीं हो पाए, चलो कोई बात नहीं, बहन जी के लिए सम्मान अभी भी है और आगे भी रहेगा। अब रही तैयारियों की बात, तो साहब जहां तक है उत्तर प्रदेश की, अगर 5 या 6 सीटें छोड़ दी जाए तो लगभग सब जगह प्रत्याशी फाइनल हो गए। और सामाजिक न्याय के हिसाब से जाति समीकरण को देख के कोशिश ये करी गई है कि जो दलित, शोषित, वंचित और पिछड़े समाज के लोग हैं, अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, इनको ज़्यादा से ज़्यादा टिकट दिया जाए। कुछ शहरी सीटें छोड़ दो, शहरी सीटों में हमने सामान्य वर्ग को सीटें दी हैं, टिकटें दी हैं, लेकिन बाकी सभी जगह हमारी कोशिश ये रही दलित, पिछड़े समाज को का प्रतिनिधित्व रहे, क्योंकि उनकी आवाज़ को बीजेपी नहीं उठा रही है, उनकी आवाज़ को दबाने की कोशिश कर रही है। और दूसरी बात जो है, इस समय जो कुचक्र चल रहा है सरकार का, सरकार जिस तरीके से अपनी दमनकारी नीति से, आप देखो 2 मुख्यमंत्री जेल में है। इसके अलावा अभी भी आज की तारीख में अभी जब हमारी आपकी बातचीत हो रही है, देश का सबसे प्रमुख विपक्षी दल, मैं आपके चैनल के माध्यम से इसलिए कह रहा हूँ कि हो सकता है हमारे जो बहुजन साथियों ने ये ना मालूम हो कि कांग्रेस के अकाउंट अभी भी फ्रीज है। फ्रीज का मतलब ये है कि उसमें पैसे का लेन देन नहीं हो सकता, और आपको भी मालूम होगा बिना पैसे ढेले के कोई चुनाव नहीं होता। भाई चुनाव की सामग्री है, जैसे कल हमारा मैनिफेस्टो जारी हुआ, घोषणा पत्र, तो उस घोषणा पत्र में क्या क्या चीज़ें हैं भाई, वो घोषणा पत्र छपेगा, उसकी कॉपियाँ निकलेंगी, वो कॉपी जिलों जिलों पहुँचेंगी, तो उसको पहुँचाने के भी खर्चा है ना। और फिर वो जब कार्यकर्ता जाएगा, कार्यकर्ता की गाड़ी में, मोटरसाइकिल में, भाई डीजल पेट्रोल का, उनके खाने पीने का इंतजाम, तो तमाम एक बहुत बड़ी मशीनरी। मान लीजिए कोई लोकसभा प्रत्याशी है, वो घर घर जाके अगर बात रखेगा अपनी, तो वो क्या बात रखेगा, उसके लिए चुनावी घोषणा पत्र होना बहुत जरूरी है। तो पैसे की तो इस समय मान लीजिए कि इतनी बड़ी दिक्कत चल रही है, उसको बताया ही नहीं जा सकता। जो हमारे आधे से ज्यादा काम है वो सिर्फ बीजेपी ने इस वजह से रोक रखा है। अच्छा साहब, एक बात और है
हालांकि थोड़ी सी एक चीज़ और मैं बता दूं कि जहां तक पैसा धेला का मामला है तो बसपा सुप्रीमो बहन मायावती या मामले में पहले ही कहती रही हैं कि धन्ना सेठ, बड़े बड़े बिजनेसमैन, उद्योगपति, बसपा इन पे पैसा ना ले। बसपा अपने जो उनके समर्थक हैं, जो उनके बहुजन समाज के लोग हैं, उनसे अपना 2-2, 4-4, 6 रुपया, 20-20 रुपया, 50-50 रुपया करके इकट्ठो करे और वही पे अपना आगे को जो भी उनको पार्टी में जहाँ पैसा की जरूरत है जो इस्तेमाल करना हो वही हिसाब से अपना इस्तेमाल करें। अब प्रोफेसर साहब एक सवाल और भी है कि जैसे इंडिया गठबंधन बहुत ज़्यादा उग्र है सत्ताधारी दल बीजेपी पे, भाई हर तरीका से हम जितने भी राजनीतिक मुद्दा हैं उनको मुद्दा को बहुत जोर शोर से उठा रहे हो और उठाना भी चाहिए। बिल्कुल भाई जब राजनीति है तो मुद्दे उठाए जाएंगे, लेकिन बहन जी के खिलाफ या बसपा के खिलाफ या बसपा के कोई भी नेता के खिलाफ इंडिया गठबंधन को कोई ऐसा बयान नहीं है कि जो बसपा के खिलाफ हो, जो बहन जी के खिलाफ हो। ये क्या रणनीति है, ये दर्शक भी समझना चाहें और हम भी समझना चाहें। देखो साहब, जो आपने पहली बात कही थी कि जैसे बहन जी कहती हैं कि कार्यकर्ताओं के पैसों से ही चुनाव लड़ा जाता है, धन्ना सेठों से नहीं, तो आपको भी जानकारी होगी 6 महीने पहले हम लोगों ने भी अपने कार्यकर्ताओं से और आम जनता से चंदा लिया। वो चंदा 100 रुपए, 50 रुपए, 126 रुपए इस अमाउंट में लिया गया। लेकिन कांग्रेस को तो वैसे भी पैसा मिल जाए, फंडिंग है, थोड़ा बहुत मिल लेकिन मिल जाए, बिल्कुल ही बंद है। हालांकि बीजेपी तो सबसे टॉप है, है ना, लेकिन कांग्रेस को भी थोड़ा बहुत पैसा मिले। जो भी पैसा है वो बंद ही है, आवागमन ही बंद है। हाँ, फिलहाल तो बिल्कुल सब बंद ही है। खैर, हालांकि वो चर्चा का विषय नहीं है। मुख्य जो आपने बात कही है, जो सवाल है, देखो आप एक चीज क्लियर समझ लो और दर्शक भी एक बात बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में समझ लें। जब हमारी लड़ाई एक है, हमारे मुद्दे एक है, बहन जी का मुद्दा है कि जो बहुजन समाज है उसको देश के जो भी संस्थान है, चाहे जुडिशरी हो, ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे आपकी नौकरी हो, सरकारी नौकरी हो, प्राइवेट नौकरी हो, और देश के जितने साधन संसाधन है उसमें बहुजन समाज की जो संख्या है उसी के अनुपात में हिस्सेदारी होनी चाहिए। वही नारा मान्यवर कांसीराम का रहा। और भी जो तमाम नेता आए थे, चाहे मुलायम सिंह जी हो, लालू जी हो, शरद यादव जी हो, रामविलास पासवान हो, तमाम जो बहुजन नेता थे सबके वही मुद्दे थे। जो मंडल आयोग लगा और बाबा साहब का संविधान रहा, तो उन सब में जब वही चीज है और उसी मुद्दे को लेकर इंडिया गठबंधन लड़ रहा है चुनाव। बिहार में भी हमने जो जाति जनगणना करवाई थी, जो हमारी 18 महीने सरकार रही, तो हमने भी सबसे पहले जाति जनगणना करवा के ये देखा कि साहब आंकड़े क्या कह रहे हैं, और आंकड़े आए जी, देखो 84% है बहुजन और 16% है सवर्ण। और हकमारी कितनी हो रही है आप समझ लो, हमें 50% आरक्षण मिल रहा। तो हमारे मैनिफेस्टो में ये कहा गया कि जो 50% का कैप है वो खत्म कर दिया जाए, और सरकारी के साथ साथ जो प्राइवेट है, जितनी भी, चाहे स्कूल हो, कॉलेज हो, अस्पताल हो, चाहे प्राइवेट नौकरियां हो, उनमें भी आरक्षण दिया जाएगा। तो जब हमारी लड़ाई एक है तो हम एक दूसरे से क्यों लड़े भाई? हमें सत्ता से ही तो सवाल करना है। जो मनवादी लोग बैठे हुए हैं सरकार में, जिन्होंने आरक्षण को कमजोर कर दिया, 30 लाख सरकारी पद खाली है। एक बात और है, एक बात बड़ी विचित्र सी है और सवाल भी बने कि जब इतना प्यार आप फिलहाल दिखाया जा रहे हो कि बहन जी को मान सम्मान करो जा रहे हो, और बहन जी भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा कोई उग्र नहीं है, यानी कि वो गठबंधन पे कोई ऐसे तीखे प्रहार नहीं कर रही है कि बहुत ज्यादा कोई तीखे प्रहार कर रही है, और ना ही गठबंधन के कई नेता जो है गठबंधन के, वो भी कोई प्रहार ऐसा नहीं कर रहे हैं, बसपा पे कोई प्रहार नहीं कर रहे हैं। तो जब इतना मान सम्मान और इतना प्यार है और मकसद भी एक है, तो फिर आखिर एकता क्यों नहीं है पाई? ये भी एक सवाल है, दर्शक भी यह बात को जानना चाहते हैं। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि कुछ मुद्दे ऐसे हो जाते हैं जिन पे सामंजस्य नहीं बन पाता, और जहां तक मैं समझ पाया उस सीटों पे मामला नहीं बनता, जहां तक मेरी अपनी समझ है। क्योंकि हम जो सीटें देना चाह रहे थे, वो बहन जी ये चाह रही थी कि उससे कुछ सीटें ज्यादा मिल जाए। अब चूंकि कई दल शामिल हो गए तो उतना मामला नहीं बन पाया, तो इस वजह से फाइनली जो सहमति ये बनी कि साहब अलग अलग चुनाव लड़ो, लेकिन कोशिश ये की जाए कि एक दूसरे को नुकसान ना पहुंचाए। एक बात और है साहब, एक सवाल फिर और एक सवाल है, फिर एक सवाल है कि स्थिति को देखते हुए, कैंडिडेटों को देखते हुए, कई जगह ऐसे सवाल दिमाग में हम है, हर आदमी के, जो भी समझदार लोग हैं, जो भी राजनीति में थोड़ा बहुत
सक्रिय हैं या राजनीति पे पकड़ रखे हैं, वो कहीं ना कहीं सोचने पर मजबूर हैं कि जहाँ हिसाब से प्रत्याशी को चयन करोगे वो बसपा की तरफ से या इंडिया गठबंधन की तरफ से, वो कहीं ना कहीं आपस में तो कम नुकसान एक दूसरे को दे रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो बीजेपी को नुकसान, बढ़िया नुकसान देते हुए नजर आ रहे हैं। देखो साहब, हमने आपसे जनवरी में ही बोल दिया था इस बात को कि गठबंधन में बहन जी शामिल रहे। अब हालांकि वो बात पूरी नहीं हो पाई, लेकिन जब गठबंधन की वो बहन जी हिस्सा नहीं बनी या बसपा हिस्सा नहीं बन पाए, और इसी वजह से चंद्रशेखर जी को हमने गठबंधन में नहीं लिया था, क्योंकि अच्छा। हमने आखिरी समय तक कोशिश ये करी थी कि बहन जी गठबंधन का हिस्सा बने। अच्छा, आपने चंद्रशेखर की बात करी तो मैं अभी आपको बता दूं कि अभी बिल्कुल खबर आ रही है, थोड़ी देर पहले की ही खबर है कि आकाश आनंद ने जो है नगीना में रैली करी है और बहुत सीधो प्रहार जो चंद्रशेखर आज़ाद पे करो और बहुत तीखे तीखे प्रहार करे गए। और हालांकि उस वाक़ विवाह विषय में ज़्यादा हम जानो ना चाहें, क्योंकि फिर कहीं ना कहीं थोड़ी सी बात दूसरी पड़ जाए। अभी बात जुबान पे आ गई तो ये बात मैंने आपके सामने जिक्र कर दी या बात को, तो आप अपनी बात को कंटिन्यू करो साहब। बात हमारी वही चल रही थी कि साहब जब गठबंधन के हम हिस्सा नहीं बन पाए, तो इसी वजह से चंद्रशेखर जी को शामिल नहीं किया गया था। तो कोशिश ये की जाए कि जैसे वो तो कहते हैं ना, जो पुराना जो एक समीकरण है ना कि वो दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, कहीं ऐसी बात तो नहीं कि अगर चंद्रशेखर को आप अपनी तरफ लो तो कहीं बहन जी अंदर से गुस्सा है जाए, बुरो मान जाए? नहीं, ऐसा तो नहीं था, लेकिन कोशिश ये थी कि बहन जी शामिल होती गठबंधन में तो ज्यादा बेहतर था। भाई जयंत चौधरी साहब ने तो धोखा दे ही दिया था हमें। हमने जयंत चौधरी साहब की वजह से जो है इधर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में प्रत्याशी नहीं उतारे थे, कई उन्हें 6-7 सीटें दे रखी थी, अब वो धोखा दे के निकल गए। तो हमें ऐसा लगा कि भाई जयंत जी की दोस्ती चंद्रशेखर जी से ज्यादा है, कहीं पता चले ये भी लास्ट मोमेंट पे ना निकल जाए। क्योंकि बहन जी ने कभी भी जो है पिछले 10-15 साल की राजनीति देखी जाए तो सैद्धांतिक रूप से बस बीजेपी से समर्थन नहीं लिया न दिया। पुरानी बात अलग थी, जब 2000 का दौर था, पुराना दौर था, क्योंकि राजनीति परिस्थिति है। देखिए राजनीति में कोई स्थायी शत्रु नहीं होता, एक विचारधारा होती है और जनता के स्थायी मित्र भी नहीं। हाँ, और इस क्यों जो गठबंधन अभी बन रहा है, चाहे वो एनडीए का हो, बीजेपी का गठबंधन हो या हमारा इंडिया गठबंधन हो, तो 10 साल 20 साल पहले स्थितियां कुछ और थी। आज जो बीजेपी और जो तमाम क्षेत्रीय दल हैं जो एक दूसरे के शत्रु हैं, 90 के दशक में जाओ तो ये लोग मिलके बीपी सिंह की सरकार इन्होंने चलाई थी, तो तब परिस्थितियां अलग थी, तब सत्ता में कांग्रेस हुआ करती थी। तो जो पार्टी सत्ता में है तो जाहिर सी बात है विपक्ष को उससे सवाल करने चाहिए। जब हम लोग सत्ता में थे तो हमने कभी परहेज नहीं किया इस बात से, लेकिन बीजेपी ऐसी पार्टी है या ऐसी विचारधारा, ये सवालों से डरती है। आपने भी देखा होगा, जिस पत्रकार ने सवाल किए तो उस पत्रकार का चैनल ही उड़ा दिया। अभी बता रहे 2-3 यूट्यूब चैनल भी उड़ा दिए गए, और हम तो ये कह रहे हैं कि भाई सवाल भी आजकल सोच समझ के करो, क्योंकि जो विपक्ष का नेता सवाल कर रहा है तो उसके ऊपर भी नोटिस आ रहे हैं, केस आ रहे हैं। तो हमें ये एक चीज स्पष्ट हो चुकी है कि अगर इसे लोकतंत्र कहते हैं तो फिर साहब तानाशाही किसे कहते हैं ये बताइए हमें। लोकतंत्र का मतलब तो ये है कि साहब बोलने की आज़ादी, चाहे बात आपकी सही हो चाहे बात आपकी गलत हो। गलत है तो आप उसको काउंटर कीजिए, लेकिन बातों में ही कीजिए। अगर आप कानूनी कार्यवाही कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये तानाशाही है, ये फांसीवाद है और ये पूंजीवाद का द्योतक है। और इसी के लिए जो है ये इंडिया गठबंधन मुहिम ऐसी चला रहा है। हम लोगों का जो संघर्ष है वो इसी के लिए है कि जो आने वाली जो पीढ़ी है, जो हमारे दलित शोषित वंचित समाज के लोग हैं, जिनकी बच्चों की पढ़ाइयाँ इतनी महंगी कर दी गई हैं, इस बार आप देख लीजिए 10% 15% फीस फिर बढ़ा दी। अभी नए एडमिशन हुए हैं अप्रैल में, प्राइवेट स्कूलों ने फीस बढ़ा दी भाई साहब। वो एक बात तो है डॉक्टर साहब, थोड़ी सी बात जो अगर है, महंगाई है दिख रही है, बेरोजगारी है दिख रही है, चरम पे है साहब है, और लोग कहाँ तरसते हैं, क्या क्या जरूरतें हैं, मूलभूत सुविधाएं कितनी है, क्या। अच्छा, महंगाई की एक बात में बस 1 मिनट में बताना चाह रहा, जो दर्शक है हमारे और जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले, उनके लिए भी यही संदेश है। आपको बताना चाह रहा हूँ कि हमारे देश में ही सबसे ज्यादा महंगाई है।
वैश्विक महंगाई की बात की जाए तो पिछले 5 साल में वैश्विक पूरे मतलब विश्व में जो महंगाई है वो सबसे निचले दर पे है। और हमारे यहाँ महंगाई होने का जो एक प्रमुख कारण है वो है डीजल और पेट्रोल की जो कीमतें हैं वो कम नहीं करी है। कोविड के दौरान जो 100 रुपये 110 रुपये डीजल पेट्रोल हुआ था वो कीमत अभी भी है, जबकि इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की कीमत बहुत कम हो गई है। सरकार इससे जो है करोड़ों अरबों रुपया कमा रही है। 3 साल पहले जो एक आरटीआई का आंकड़ा आया था उसके हिसाब से सरकार हर साल डीजल पेट्रोल से 6 लाख करोड़ रुपया कमा रही है। अच्छा डॉक्टर साहब, जो आपने ये बात कही है तो एक चीज़ मेरे भी ध्यान आ गई। मैं भी थोड़ी सी जो हमारे गांव के देहात के जो लोग हैं और बेचारे जो थोड़े बुजुर्ग हैं या कम पढ़े लिखे हैं, उनके दिमाग में उनके जहन में ये बात ना आवे कि वो सरकार को कहीं ना कहीं सरकार की नहीं है, वो भी एक एसेट है। अब वो कैसे एसेट है, मैं थोड़ा सा वापस एक प्रकाश डाल दूं कि आदमी के दिमाग में गांव में यही बात रही कि भाई हम तो सरकार को कुछ दे ही ना रहे, हम तो सरकार से सिर्फ ले रहे हैं, बड़े बड़े उद्योगपति दे रहे हैं। बात ऐसी बिल्कुल नहीं है। हर आदमी जो भी चीज़ आदमी इस्तेमाल कर रहे हो, चाहे साबुन इस्तेमाल कर रहे हो, तेल इस्तेमाल कर रहे हो, चाहे बीड़ी को बंडल इस्तेमाल कर रहे हो, चाहे लत्ता कपड़ा इस्तेमाल कर रहे हो, चाहे कोई भी रोज़मर्रा की चीज़ इस्तेमाल कर रहे हो, वह आपको कहीं ना कहीं टैक्स के माध्यम से सरकार को पैसा जरूर दे। तो कोई भी आदमी, ये जरूर है कि कोई आदमी 2 रुपया दे रहो या कोई आदमी 10 रुपया दे रहो, लेकिन दे पूरा देश रहो और हर आदमी दे रहो। जो चीज़ भी इस्तेमाल कर रहे हो आप, वही पर टैक्स के माध्यम से सरकार को हम भाई पानी तो सभी पी रहे हैं, पानी पे भी टैक्स है। खाने की जो आप सब्जी ले रहे हो मार्केट से तो उस पे भी टैक्स है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये खैर दर्शक बहुत अधिकतर तो खैर लोग या बारे में जानते होंगे, लेकिन जो ना जानते हों उनके बारे में, उनके लिए ये बात बताई गई है या कही गई है, जानकारी के तौर पे बताई गई है। अब डॉक्टर साहब एक लास्ट सवाल जी। राजनीतिक हलके में एक चर्चा है कि अब नहीं तो फिर कभी नहीं। बिल्कुल सही बात है, ये बात तो सब कह रहे हैं, इंडिया गठबंधन के लोग ही नहीं, ये बात तो बीजेपी के लोग भी कह रहे हैं कि अब नहीं तो कभी नहीं, क्योंकि पूर्ण बहुमत से है ये लोग, पूरी सरकारी मशीनरी पे इन लोगों का कब्जा है। तो ये लोग ये चाह रहे हैं कि साम दाम दंड भेद नीति हर तरीके से सत्ता को हथियाए रखें, अपने कब्जे में रखें, क्योंकि अगर कब्जा इनका छूट गया, ढीला हो गया, जैसा कि हमें उम्मीद है इस बार सत्ता परिवर्तन होगा और हर हाल में होगा और किसी भी भ्रष्टाचारी को छोड़ा नहीं जाएगा। जो इलेक्टोरल बॉन्ड घोटाला हुआ है वो इस समय देश का नहीं दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला रहा है, जिसमें चंदा लिया गया और उसके एवज में लोगों को काम दिया गया, और जिसने काम चंदा नहीं दिया बीजेपी को उसको भाई साहब जेल की सलाखों के पीछे डाला गया, उसके खिलाफ केस हुए हैं और इसके तो पुख्ता लिखित सबूत आ चुके हैं। और इन चीजों में जो भी खुलासे होंगे, जब सत्ता परिवर्तन होगा तो आप देखना कि बड़े बड़े खुलासे होंगे और बड़े बड़े लोगों की गर्दनें नपेंगी इसमें। तो ये बात बीजेपी के लोगों को भी अच्छी तरीके से पता है और ये बात विपक्ष के लोगों को भी अच्छी तरीके से पता है कि इस बार अगर सत्ता में नहीं आए, अगर बीजेपी सत्ता में आ गई तो बिल्कुल वही सिस्टम हो जाएगा जो इस समय रूस का है, जो इस समय चीन में चल रहा है और जो तमाम सीरिया जैसे जो देश हैं जहाँ तानाशाही चल रही, तो उसी तरीके के हालात हमारे देश में भी होंगे। अब डॉक्टर साहब फिर एक सवाल है कि आप तो बिल्कुल डराने वाली बात कर रहे हो कि रशिया, चीन, अब हमारे दर्शक डरने लगेंगे इन बातों से। भाई रूस में क्या हो रहा है, पिछले 30 साल से पुतिन साहब ही राष्ट्रपति बने हुए हैं, जो उनका विरोध करता है रहस्यमयी परिस्थिति में उसकी मृत्यु हो जाती है। चीन में क्या हो रहा है आप देख लो, चीन में जिनपिंग है वो साहब आजीवन साहब वही राष्ट्रपति रहेंगे, कोई विरोध करने वाला नहीं है वहाँ पे। इसी तरीके से जो कुछ गल्फ कंट्रीज है, सीरिया लेकिन साहब एक बार बताओ, हमारे देश में बाबा साहब ने संविधान नाम की चीज भी दी। तो साहब ये देखो गली गली नुक्कड़ नुक्कड़ बीजेपी के नेता क्या कहते डोल रहे हैं कि 400 से ज्यादा सीटें ले आओ, ये संविधान खत्म करना है, क्योंकि संविधान ने हमें आजादी दे रखी है ना बोलने की। और ये मनवादी विचारधारा के लोग नहीं चाहते कि दलित, शोषित और वंचित लोग, एक गरीब किसान जो है सरकार से सवाल करें। आप वीडियो देखो, डेली सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो रहे हैं कि साहब 400 से ज्यादा सीटें ले आओ, पूछती जनता पूछती है क्यों? अरे भाई संविधान बदलना। ये जो दलित शोषित समाज मुख्य धारा में आ गया, सरकारी नौकरी इन्हें मिल गई है, सूट बूट पहन के घूम रहा है,
ये कई जो मनवादी लोग हैं उनके पच नहीं रहा, उनके गले से नहीं उतर रहा कि भैया पंडित जी पाए लागू वाला सिस्टम क्यों खत्म हुआ जा रहा, हाथ मिलाने दलित वाला कभी भी कल्चर सूट ना पहन सके, दलित कभी मूंछ ना रख सके, दलित मोटरसाइकिल पे ना घूम सके। ये नहीं चाह रहे कि दलित का बच्चा सरकारी जो बढ़िया जो IIT और एम्स जैसे संस्थान है उनमें पढ़े, मेडिकल की शिक्षा ले, जज बने दलित का बेटा। ये नहीं चाह रहे दलित का बेटा जो है कोई बड़ी कंपनी का मालिक बने। ये यूं चाह रहे हैं कि दलित का बेटा, शोषित का बेटा, गरीब का बेटा, किसान का बेटा जो है वही खेती किसनई करे और इनकी गुलामी करे और सवाल ना करे। जब गुलामी करोगे तो सवाल कैसे करोगे? सवाल तो तब करोगे ना जब पढ़ लिख लोगे, पढ़ोगे लिखोगे तभी तो आपको सही गलत की पहचान होगी। इसीलिए तो ये पढ़ाइयाँ महंगी कर रहे हैं, इसीलिए तो आरक्षण को कमजोर कर रहे हैं। और इस बात को हमें और आप जैसे लोगों को समझना चाहिए और हमारे दर्शकों को भी इन बातों को अच्छी तरीके से समझना चाहिए कि पिछले 10 साल में इन्होंने किस तरीके से सरकारी नौकरियां खाई हैं, किस तरीके से जो सरकारी मशीनरी है, जो सरकारी तंत्र है, उनको कमजोर किया है। क्यों IIT जैसे संस्थानों की फीस बढ़ाई गई, मेडिकल की फीस क्यों बढ़ाई गई? उससे किसे नुकसान है? गरीब के बच्चों को। गरीब के बच्चे फीस नहीं भर पा रहे। IIT जैसे संस्थानों की फीस 2-2 लाख रुपए हो गई। मेडिकल की जो पढ़ाई है वो 10 गुना महंगी हो चुकी है। तो गरीब का बच्चा आज की डेट में पढ़ने की स्थिति में नहीं है। इनकी छात्रवृत्ति जो स्कॉलरशिप होती है वो इन लोगों ने खत्म कर दी है, और जो विदेश में जाके पढ़ाई करते थे वो स्कॉलरशिप इन लोगों ने खत्म कर दी है। इवन मदरसों की भी स्कॉलरशिप कम कर दी है, मदरसों को जो फंड दिए जाते थे वो भी कम कर दिए। और हाई कोर्ट ने तो पता नहीं कितने जो है हजारों मदरसे बंद करने के आदेश दिए। वो तो कल एक आदेश आया है माननीय सुप्रीम कोर्ट का जिसमें ये आदेश दिया गया नहीं साहब मदरसे बंद नहीं होंगे। लगभग 2 से 2.5 हजार मदरसे बंद करने के आदेश दिए थे हाई कोर्ट ने। ये बात उत्तर प्रदेश की है। तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि अगर ये लोग पूर्ण बहुमत से 2024 में आ गए तो स्थितियां बहुत अलग होंगी। तो हमारे साथ अरुणेश यादव जी ने तो इतनी लंबी लिस्ट सामने रख दी है कि यह लिस्ट सुनने के बाद में तो अंदर दिल भी धक धक कर रहा हो कि ये क्या होने। नहीं, ये हकीकत है चौधरी साहब, ये मत सोचना कि मैं मनगढ़ंत बात कह रहा हूँ। आप देखो ये बिल्कुल हकीकत है। ये फैसला तो जनता जनार्दन करेगी क्योंकि सबसे बड़ी ताकत जनता की उंगली में है, और जहाँ जनता की उंगली दबेगी वो निर्णय होगा और वही निर्णय सबके लिए मान्य होगी। तो आने वाले इलेक्शन में देखो जनता क्या निर्णय देगी। जब भी सामने सारी चीज़ खुल के सामने आएंगी, आपकी जो कथनी है वो कितनी सत्य है। और बीजेपी के जो अपने आह्वान है कि अब की बार 400 पार, और इंडिया गठबंधन को जो कहना है कि अब की बार 400 साफ या अब की बार बीजेपी तड़ी पार, अब की बार बीजेपी तड़ी पार, अब की बार बीजेपी तड़ी पार। अब क्या होगी तो देखने वाली बात होगी। तो नई वीडियो में फिर अरुणेश यादव जी के साथ दोबारा रूबरू होंगे। जब तक के नहीं आ देसी देख बिगर ब्रेक बगैर लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।